प्रयागराज पुलिस स्टेशन जहाँ पर चारों तरफ गहमा गहमी बचा हुआ है। जितने भी लोग वहाँ पर पोस्टेड हैं, हर कोई परेशान है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बड़े बाबू जो हैं फाइलों को इकट्ठा कर रहे हैं। जितनी रजिस्टर है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। पेंडिंग केस की फाइलें हैं वह सब इकट्ठा किया जा रहा है। सभी लोग परेशान हैं। उसी समय कमलेश पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है, क्योंकि कमलेश भी उसी स्टेशन में पोस्टेड होता है और वह एक सिपाही होता है। वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और बड़े बाबू के पास जाता है और पूछता है बड़े बाबू से कि क्या ऐसी बात है जो आज हर कोई इधर उधर भाग रहा है, हर कोई परेशान है। आप भी परेशान हो, इन फाइलों में उलझे हुए हो, ऐसा क्या चीज़ है आज। बड़े बाबू कहते हैं कि तुम भी अभी काम में लग जाओ, अभी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पर एक नई डीएसपी मैडम पोस्टेड हुई हैं। आज उनका पहला दिन है और आज वह अभी 5 से 10 मिनट में आने वाली है। कमलेश यह बात सुनता है, वह बड़े बाबू के साथ फाइलों को समेटने में लग जाता है। अभी इतनी बात हुई ही नहीं थी कि सामने गेट के ऊपर एक सायरन बजाती हुई जिप्सी आकर के खड़ी होती है और जिप्सी से एक महिला निकलती है। काफ़ी रोब और सुंदर महिला जिप्सी के नीचे उतरती है और जैसे ही नीचे उतरती है, वहाँ पर खड़े जितने भी सिपाही से लेकर ऊपर के ओहदेदार हैं सब सलूट मारने लग जाते हैं और वह सभी का एक एक व्यक्ति का बहुत ही शालीनता से सलूट के साथ जवाब देती हैं। सबसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ने के क्रम में जब अंदर पहुँचती हैं तो वहाँ पर बड़े बाबू और कमलेश दोनों खड़े होते हैं। डीएसपी मैडम के पहुँचने के बाद दोनों सलूट करते हैं और डीएसपी मैडम बहुत ही खुश होकर के और उनको सलूट का जवाब देती हैं। लेकिन कमलेश जैसे ही डीएसपी मैडम के चेहरे को देखता है, उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और सेम यही डीएसपी मैडम का भी होता है। वह भी जब कमलेश को देखती है तो कुछ पुरानी यादों में गुम हो जाती हैं। क्या था यह कहानी, क्यों ऐसा इनके साथ दोनों के साथ हो रहा था। कमलेश जब मैडम को देखता है तो कुछ उसकी हालत ख़राब हो जाती है और मैडम भी जब कमलेश को देखती हैं तो उनको भी कुछ पुरानी यादें आने लग जाती हैं। क्या था इनके पीछे कहानी, ये पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है आज से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है खेरा। खेरा में एक किसान परिवार रहता है जिसके मुखिया का नाम होता है राम सिंह। राम सिंह के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार होते हैं। लड़की ने गांव के स्कूल से 12वीं की एग्जाम अभी फिलहाल पास की हुई होती है और जैसे ही वह 12वीं पास करती है, आगे पढ़ने के लिए अपने पिता से बात करती है तो राम सिंह काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे आगे पढ़ने के लिए तो तुम्हें शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है और मैं तुम्हें शहर में इस तरीके से नहीं भेज सकता हूँ। नहीं हमारे पास उतने पैसे की आमदनी है कि जिससे कि मैं तुम्हें शहर में भेजूँ पढ़ने के लिए, और अब तुम बड़ी हो गई हो तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तो शादी कर देना चाहिए तुम्हारी। तो वो लड़की काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि उसका एम कुछ और बनने का था। वह पढ़ लिख करके आईएएस पीसीएस बनना चाहती थी, लेकिन पिता के सामने भी कुछ मजबूरियां थी और लोक लिहाज सब सोचते हुए पिता ने उसकी शादी तय कर दी। शादी वाराणसी के पास में ही एक दूसरा गांव है, उस गांव में एक अच्छा लड़का देख करके उन्होंने अपनी बेटी की शादी तय कर लिया। लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था और घर परिवार काफ़ी अच्छा था, तो पिता ने सोचा कि इससे अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल है और उन्होंने देख करके बड़े धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी कर लिया। शादी हो जाती है, बेटी ससुराल चली जाती है। ससुराल में बेटी का काफ़ी आव भगत होता है। ससुराल में सास ससुर का प्रेम देख करके, सास ससुर का व्यवहार देख करके बेटी काफ़ी खुश होती है और अपने सास से कहती है कि सासू माँ मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुझे कुछ बनना है। तो सासू माँ उनकी बोलती है कि बेटा पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात है, अभी हमको एक नाती चाहिए और हमें किसी भी तरीके से जल्दी तुम दोनों मिलकर के एक नाती हमें दे दो, फिर उसके बाद तुम अपना पढ़ाई लिखाई करते रहना। बेटी चुप हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद कमलेश जो उसका पति होता है वह उसको लेकर के कानपुर चला जाता है, क्योंकि वो कानपुर में ही पोस्टेड होता है और कानपुर में लेकर के चला जाता है और वहीं पुलिस स्टेशन में पुलिस लाइन में रह रहा होता है, वहीं पर क्वार्टर लेता है और पत्नी के साथ वहीं पर रहने लग जाता है। लेकिन कमलेश जो देखने में उसकी सूरत थी, वहां जाने के बाद अर्चना को पता चलता है कि वह कमलेश तो बिल्कुल उससे उल्टा है। हर दिन शराब के नशे में रहना, लोगों से घूस लेना, साथ ही आसपास में जो सब्जी बेचने वाले थे उनसे फ्री में सब्जियां ले आना, किसी दुकान पर जाना तो कोई भी सामान ले लेना, उसका पैसा नहीं देना। वहां पर इसका यह कारनामा देख करके अर्चना काफ़ी अचंभित हो जाती है और कमलेश को मना करती है कि किसी का भी ऐसे खाना अच्छा नहीं है, तुम पुलिस में हो इसलिए तुम्हें देख करके और तुम्हारे डर के मारे कोई तुमसे कुछ मांगता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो गरीब आदमी जो सब्जी बेच रहा है उससे भी फ्री में सब्जी लोगे। आप कहीं भी दुकान पर जाओगे तो अपनी वर्दी का रोब दिखाकर उनसे फ्री में खाओगे, फ्री का सामान लोगे। काफ़ी उसको समझाती है।
लेकिन उसके समझ में नहीं आता है। हर दिन रात को जब वो आता है ड्यूटी से तो दारू के नशे में बिल्कुल धत होता है और उसके बाद अपनी पत्नी से मारपीट करता है। और मारपीट में नॉर्मल मारपीट नहीं करता है, वो इतना मारपीट करता कि हर दिन अर्चना की हालत खराब हो जाती। फिर भी अर्चना उसको सहती रहती है। एक दिन इसको कहती है, देखो मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है, किसी भी तरीके से मुझे कोई कोचिंग लगवा दो। तो कमलेश कहता कि अभी कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। समय बीतता जाता है और अर्चना इसी बीच प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन ऐसे ही कमलेश शराब के नशे में घर में आता है और जब घर में आता है तो अर्चना उसे समझाने लगती है। वह इस तरह से शराब के नशे में इतना ज़्यादा चूर था, वो सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अर्चना उसे पकड़ करके सपोर्ट दे करके अपने बिस्तर पर लिटाती है और लेटाने के बाद में उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि अब जितना तुमको पीना था तुमने पी लिया, अब तो छोड़ दो। अब हमारे परिवार में तुम्हारा बच्चा आने वाला है, उसके लिए तो अब ये सब नशा वगैरह छोड़ दो, अब थोड़ा अच्छे रास्ते पकड़ लो। अबे अब हमें अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें समझाती है और जब यह सब चीज़ें सुनता है तो और गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद फिर अर्चना को मारने लगता है और गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह अर्चना को धक्का दे देता है और उसके धक्का देने के बाद अर्चना जाकर के पेट के बल गिर जाती है और जैसे ही गिरती है तो उसका ब्लीडिंग शुरू हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अर्चना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भाग करके आते हैं, अर्चना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि अर्चना के पेट में जो बच्चा था वह बच्चा ख़राब हो चुका है। अर्चना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। डॉक्टर बोलता है कि आपको कम से कम 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा क्योंकि आपकी भी जान को खतरा है। अर्चना 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल में रहती है। उसी बीच में यह कमलेश जाता है उससे मिलने के लिए। अर्चना को कहता है कि तुम्हारी गलती थी, तुमने अगर मुझे समझाने की कोशिश नहीं की होती, तुम अगर मुझे फालतू की लेक्चर नहीं दे रही होती तो यह सब चीज़ें नहीं होता। अर्चना यह जब उसकी बात सुनती है, अर्चना के दिमाग में तो यह था कि अगर यह आया है तो माफ़ी मांगेगा, गलती हो गया है, लेकिन यह तो कुछ और ही बोल रहा है। अर्चना यह चीज़ सुनने के बाद दंग रह जाती है। उसके बाद कमलेश जैसे ही वहाँ से जाता है वापस आ जाता है। अर्चना भी बिना बताए किसी को वहाँ से हॉस्पिटल से धीरे से निकलती है और भाग जाती है। अर्चना भाग करके सीधे अपनी एक सहेली के पास जाती है। उसकी सहेली जो इलाहाबाद प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही थी, वो उसके पास पहुंच जाती है क्योंकि वह अपने पति के पास रह नहीं सकती थी, ससुराल में जा नहीं सकती थी और अपने माता पिता के पास भी जाना मुनासिब नहीं समझा। वो सहेली के पास चली जाती है और सहेली को कहती है कि यह बात किसी को नहीं बताना तुम कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ना ही मेरे घर में ना ही मेरे ससुराल में। सहेली बोलती है कि तुम कैसे अपना जीवन काटोगी। वह बोलती है कि मैं सब कर लूँगी, तुम किसी को बताना नहीं। सहेली तैयार हो जाती है, किसी को बताती नहीं है और फिर शुरू होता है अर्चना का वहाँ से उसके जीवन का एक दूसरा पल। वहाँ पर आसपास में जहाँ पर अर्चना रह रही होती है अपने सहेली के पास काफ़ी सारे परिवार होते हैं। उन सब घरों में जाती है और उनसे कहती है अगर आपके छोटे बच्चे हैं पढ़ाने के लिए तो आप बताइए, मैं उनको आकर के ट्यूशन पढ़ाऊँगी। तकरीबन 7-8 परिवार तैयार हो जाता है और सबके घरों में जाकर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। आसपास में अगर 2-3 परिवार हैं, 2-3 परिवार के बच्चे रहते हैं तो उनको एक घर में बुला लेती है और ऐसे करके कई जगह ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। ट्यूशन का पैसा आता है तो फिर वह सहेली के साथ उसका रूम रेंट वगैरह देती है और वहीं पर एक कोचिंग ज्वाइन करती है। ग्रेजुएशन उसने नहीं किया था, साथ में उसने वहाँ से फिर ग्रेजुएशन करना भी शुरू किया। ग्रेजुएशन, कोचिंग और बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना, यह तीनों काम करती समय बीतता जाता है। उसकी तैयारी भी हो रही है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा था। धीरे धीरे उसके पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों का भीड़ जुटना शुरू हो जाता है। जितने भी आसपास के परिवार के लोग हैं सब उसके पास बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेकर के आते हैं, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वह सबको पढ़ा पाए। जितना वह पढ़ा सकती थी वह पढ़ाती थी, खुद भी पढ़ती थी। 3 साल बीत जाता है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसने पीसीएस का एग्जाम दिया, लेकिन पहले चांस में वह पीसीएस में सिलेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन 1 साल और जमकर कोशिश करती है, मेहनत करती है, तो दूसरे साल वो पीसीएस में चयनित हो जाती है और पीसीएस में चयनित होने के बाद फिर वह डीएसपी बन जाती है। डीएसपी बनने के बाद फिर वह वहीं पर प्रयागराज में ही वहीं की तहसील में उसकी पोस्टिंग होती है। वहाँ पर ये डीएसपी और उसका पति जो कमलेश था वह भी कानपुर से पोस्टिंग होकर के वहीं पर गया होता है। किस्मत का फेर यही होता है, वहीं पर डीएसपी बन के यह जाती है और ऑलरेडी उसके पहले से इसका पति वहाँ पर पोस्टेड होता है और फिर वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है।
दूसरे दिन अर्चना कमलेश को अपने ऑफिस में बुलाती है, क्योंकि उसके ऑफिस में जितने भी वहाँ के कर्मचारी थे वो सब आकर के अर्चना से मिल चुके थे, लेकिन कमलेश अभी तक उसके ऑफिस में मिलने के लिए नहीं गया होता है। अर्चना उसको बुलाती है और कमलेश को कहती है कि सामने चेयर पे बैठो। कमलेश बैठ जाता है तो अर्चना कहती है कि कमलेश, तुम मुझे पहचानते हो? कमलेश कहता है कि हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ। अर्चना कहती है कि वह सारे दिन याद हैं तुम्हें? वो सारे जुर्म जो तुमने मेरे साथ किए थे वो सब याद है या भूल गए? कमलेश गर्दन नीचे करके कुछ भी जवाब नहीं देता है। अर्चना कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा खराब हुआ। अच्छा किया तुमने जो मेरे साथ इतनी ज्यादती किया। तुम्हारी ज्यादती की वजह से आज मैं डीएसपी बन करके आई हूँ, नहीं तो हो सकता था मैं तुम्हारे घर की चारदीवारी के बीच में ही पूरी जिंदगी फंसी रह जाती। कभी कभी कुछ ऐसी भी चीजें हो जाती हैं जो कि इंसान को उसके मुकाम तक पहुंचा देती हैं। मैं तो अपना मुकाम हासिल कर ली, लेकिन आज के बाद यहाँ पर तुम जब तक रहना तब तक अपने कारनामे सुधार लेना, क्योंकि तुम्हारे जितने भी चिट्ठे हैं मैं सब जानती हूँ। अगर मुझे कभी भी कोई कंप्लेन मिल गया कि तुमने किसी ठेले वाले का, किसी दुकान वाले का, किसी सब्जी वाले का या किसी भी गरीब को सताया तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मैंने तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दिया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी तुम्हें तलाक भी देने वाली हूँ। सुन करके कमलेश की आंखों में आंसू आ जाता है। कमलेश रोने लगता है और वहां दौड़ करके अर्चना के पैरों में गिर जाता है। अर्चना के पैरों को पकड़ के रोना शुरू हो जाता है, बुरी तरह से रोता है। फिर अर्चना कहती है, देखो, अभी रोने से कोई फायदा नहीं है। तुमने जो मेरे साथ किया वह माफ़ी के लायक नहीं था। तुम मेरे पति थे, मैं तुम्हारी पत्नी थी। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही मांगा था कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? जो भगवान ने मुझे एक संतान दिया था उसको भी तुमने छीन लिया। आज मेरा बेटा 6 साल का हुआ होता, तुम्हारी वजह से आज तक मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ। काफ़ी रोता है। काफ़ी रोने के बाद भी अर्चना उसे कहती है कि मेरी पूरी की पूरी नज़र तुम्हारे ऊपर ही होगी, इसलिए एक अच्छा इंसान बन जाना। इतना कहने के बाद उसे कहती है कि ठीक है, अब जाओ। कमलेश रोता रहता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन अर्चना एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके दिल में अभी भी कमलेश के प्रति प्यार था। उसके साथ कमलेश ने बहुत ज्यादती तो किया था, लेकिन फिर भी अभी भी अर्चना कमलेश के लिए सोचती थी। और कमलेश जैसे ही उस रूम से बाहर जाता है, अर्चना की आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। अर्चना उसको दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अर्चना अभी भी उसे उतना ही प्यार करती थी। आंसू उसके गिरने शुरू हो जाते हैं और अपना रुमाल निकाल करके आंखों को साफ करना शुरू कर देती है और सोचती है इसने गलती तो कर ही दिया है, अब इसकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए। और शायद अर्चना ने उसकी गलती को माफ़ भी कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अर्चना उसके ऊपर नज़र रखती है कि अभी यह सुधरा है कि नहीं सुधरा, पता लगाती है कि अभी भी शराब पीता है कि नहीं। सारी तहकीकात के बाद पता चलता है कि अभी उसको इंसानियत आ गई है। उसने सारे गलत काम छोड़ दिया है, क्योंकि अर्चना के जाने के बाद उसको काफ़ी लोगों की बातें सुनना पड़ा। घर वाले बिल्कुल नाराज़ थे, कोई उसको देखकर खुश नहीं था। इसलिए वह बहुत दुखी हो गया था और उसको पछतावा था कि शराब पीने से मेरा घर उजड़ा है, तो उसने शराब छोड़ दिया था। उसको अपनी गलती का पछतावा था। ये सब जानने के बाद अर्चना ने फिर एक दिन कमलेश को अपनी ऑफिस में बुलाया और पूछा कि क्या तुम एक अच्छे इंसान की तरह मेरे साथ रहने को तैयार हो? तो कमलेश की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और गर्दन झुक जाती है, क्योंकि अर्चना आज इतनी बड़ी बन गई थी कि उसके जैसे सिपाही उसके गार्ड में रहते थे। तो उसने सोचा नहीं था कि अर्चना उसको अभी अपनाएगी, लेकिन वो तो एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने अपने पति को फिर से अपना लिया। अभी वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छे में एक साथ रहते हैं। और दोनों उसी पुलिस स्टेशन में, प्रयागराज पुलिस स्टेशन में काफ़ी दिनों तक रहे। परिवार दोनों का बढ़ गया। आगे चल करके अर्चना को एक बेटा और एक बेटी की प्राप्ति हुई। आज अर्चना और उसका पति दोनों ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस कहानी में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।